7 डिफरेंट फूड ग्रुप्स मानते हैं। सीरियल्स जैसे अनाज हो गया, पल्सेस, लेग्यूम्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, चिकन, फैट्स एंड ऑयल्स। अब डॉक्टर हल्का माफ कीजिए रोक, लेग्यूम्स हो सकता है बहुत से लोग ना समझ पाए। दालें ये वाला ग्रुप रहता है। बीन्स, सोया दालें, इन सब का मिश्रण। इन्होंने पूछा सिर्फ नूडल्स का। अब ये तो रहा, नूडल्स आता है सिर्फ सीरियल की कैटेगरी में, और वो भी इसमें रेशा नहीं है क्योंकि ये अगर मैदे से बना हुआ है। अगर कोशिश करें आप पूरा अनाज, उसके साथ सब्जियां लें, साथ में दालें या बीन्स लें, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन नूडल्स में बहुत सी सब्जियां भी उसमें डाल के तब ले सकते हैं। किसी चीज की मनाही नहीं है, बट एक संतुलित बैलेंस्ड वे में खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात और आपसे हम यहाँ ये पूछना चाहेंगे, नूडल्स के अलावा बच्चों को लेकर जो बात उठ गई थी, डॉक्टर नीलम ने भी कहा कि बच्चे सीखेंगे माँ बाप से ही, तो एक बात हम आपसे ये समझना चाहते हैं, नाश्ते को लेकर जो बात हुई थी कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, अलर्ट रहेंगे, ये सब है, लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है। सुबह बच्चे अमूमन शहरों में, कस्बों में, सभी जगह बहुत से बच्चे हैं जो देर से उठते हैं, नाश्ता करते नहीं। उनके लिए फिर क्या उपाय क्या है? जो आप बता रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं जाए नहीं, हम लोग आराम से छुट्टी, और जितना आपने बताया वो नाश्ता तैयार होने में कई घंटे लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं है। हम भी बचपन में नाश्ता करके ही जाते थे, और आज भी, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर माँ घर पे स्नैक्स बनाए, जैसे मिस्सी रोटी है उसको रोल करके दे दे, बीच में पनीर या कोई सब्जी दे दे, जिससे बच्चा हाथ में पकड़ के खा सकता है, तो उसको बैठने की नहीं जरूरत है। दूध साथ में ले ले, पर मिस ना करे। इम्पोर्टेंस ये है कि ब्रेकफास्ट का आजकल बच्चे मिस करना शुरू कर दिया है। हमें भी जैसे बचपन में हमारे भी फादर, स्कूल बस पकड़नी है, भागते भागते दूध का ग्लास लीजिए और भाग जाइए। नहीं, तभी है कि 10 मिनट जरूर ये इनकलकेट हैबिट करनी पड़ेगी पेरेंट्स को खुद पहले, और बच्चों को भी, क्या 10 मिनट जरूर रखें कि उनको ब्रेकफास्ट जरूर करना है, और वो किसी भी तरह का जल्दी वाला नाश्ता लिया जा सकता है। जी, और फिलहाल हमारे साथ गोपाल जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। गोपाल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, मैं ये पूछ रहा था, मेरी उम्र है 35 जी, और आज के करीब 4 साल पहले मेरा वजन था 55-56 किलो जी, और आज 95 किलो है। ना तो मैं बस पाता हूँ मैडम, ना दौड़ पाता हूँ, और खाना भी मैं साधारण खाता हूँ। आपकी हाइट कितनी है गोपाल जी? हाइट मैडम 6 फुट 3 इंच के आसपास है जी, तो आप वजन कम कैसे करना है ये जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सादा खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ा जा रहा है, और ना दौड़ा जाता है मेरे से, ना पैदल चला जाता है मैडम। ऐसी डॉक्टर अलका ये जानना चाह रहे हैं कि नॉर्मल खाना खा रहे हैं लेकिन सडनली शायद इनका वेट बढ़ा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? पहला, क्या ये सिर्फ डाइट से ही संबंधित है या कुछ और भी हो सकता है? सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि जो भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करिए। अगर आप 5'3" है तो 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 घटा दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 60 इतना आपका वजन होना चाहिए। अगर इनकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो ये 78 to 80 किलोग्राम्स इनका वजन होना चाहिए। दूसरी बात आते हैं कि वजन क्यों बढ़ जाता है। 2-3 चीजें हैं। एक तो है कि इनका खान पान ज्यादा हो गया है, जो पहले खाते थे, जो इनकी जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह का बैलेंस है कि जितनी हमारी जरूरत है अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे, जैसे एक बैंक में बैलेंस की तरह आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। पहले क्या आप साइकिल चला के घूमते थे, अब आप सिर्फ कार या स्कूटर में चले जाते हैं। बैठने का काम ज्यादा है। पहले आप खेल कूद करते थे, अब आप खेल कूद नहीं करते। सुनने में वजन जो हमें सुनाई दिया 55-56 किलो बताया, पहले था 55, इन्होंने कहा अब कितना बढ़ गया, अब कितना बढ़ा ये नहीं बताया, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो इनको क्या करना क्या चाहिए? क्या कोई जांच करानी चाहिए? तीसरा है कि इनको अपनी जांच करानी चाहिए, थायराइड की, या अपना एक फिजिशियन के पास जाके पहले चेक कराएं कि अगर नहीं चल सकते हैं तो किस कारण। अगर सांस फूलता है तो पल्मोनोलॉजी के पास जाके चेक करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। जनरली देखिए फिजिशियन के साथ साथ क्या हो रहा है आज के, जब आपने शुरू में एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात बहुत
अक्लमंद बात पूछी थी। मैक्रो का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि आपका आयोडीन क्या है, कैल्शियम क्या है, आयरन क्या है, विटामिन डी क्या है। तो जब एक इंसान बोलता है कि मुझे थकान हो रही है, मेरा ये बढ़ रहा है, तो हो सकता है जो आजकल सबसे ज्यादा इस देश में दिख रहा है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होने के कारण भी उनको थकान होगी और वो मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी बनते जाएगा। दैट मीन्स थकान होगी, एक्टिविटी कम करेंगे, एक्टिविटी कम होएगी, वजन और बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। तो इनको पहले थोड़ा सा बेसिक अपनी जांच जरूर करानी चाहिए, जैसे थायराइड टेस्ट हो गया, हार्ट का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी लेवल, ये चेक कराएं। और सप्लीमेंट्स लेना है अगर कुछ चीज की कमी है लें, एंड देन डिसाइड करें कि थोड़ी एक्टिविटी को बढ़ाएं। चाहे अगर ये कहते हैं कि मेरे से उठा नहीं जाता, हो सकता है कि इसी के कारण जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी तो वजन बढ़ने का कारण क्या है ये समझना होगा। डॉक्टर मरवा, ये जो एक बात आई है, जैसे डॉक्टर नीलम ने भी कहा था कि वो माएँ जिनको ये तो मालूम है कि कितना देना है खाना, उनके पास अफोर्डेबिलिटी भी है, लेकिन क्या देना है, यहाँ पर जब भी अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। किसी को लगता है ज़्यादा खाना खिलाया बच्चे को मतलब बच्चा स्वस्थ हो रहा है, या अगर मोटा है मतलब हेल्दी है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर बच्चा पतला है तो अरे आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। तमाम ये बातें, इसके बीच में कोई भी व्यक्ति ये कैसे जाने कि बच्चे को सही पोषण मिल रहा है या नहीं? क्या कोई लक्षण आएंगे? माता पिता कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जो भी आइडियल बॉडी वेट या आइडियल हाइट के हिसाब से ही आइडियल बॉडी वेट होता है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, और फिर क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं। यदि असेसमेंट कराई जाए न्यूट्रिशनिस्ट से कि भाई वो ठीक पोषण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, उस पर पहले जांच होनी चाहिए। ज्यादातर लोग, अमीर बच्चे जो हैं, पोषण खूब लेते हैं, पर वो ठीक पोषण नहीं, जैसे पहले बताया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो चले जाते हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं, पर प्रोटीन की कमी रह जाती है। पर ज्यादातर जो हिंदुस्तान में देखा गया है कि बच्चों में मैक्रो की जगह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स या आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपके न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, यदि बच्चों में अर्ली एज में, जैसे बताया 1 से 3 साल में, यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे कंट्री में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। विटामिन डी जो कि हमारे स्किन में बनता है धूप से, उसकी कमी के कारण, जो कि मोर देन 90% ऑफ बच्चों में विटामिन डी की कमी है, उनकी बोन्स कम हो जाती है, उनकी मसल वीक हो जाती है। हेलो, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे टीआरएम परिवार के स्पेशल सेशन। आज हमारा अमेजिंग वर्कशॉप है। हमारे टीआरएम परिवार के हार्ट हेल्थ के वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं भूमि पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे मुझे ये एक चीज खास बतानी थी आप सबको कि बहुत सारे परिवार ने, अभी 8 बजे है तो शायद बिजी है, उनको लिंक प्रोवाइड की गई है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ना। तो यहाँ पे कुछ सीनियर लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी की मदद की है ये अच्छे वर्कशॉप की लिंक शेयर करके। तो आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लीजिए और आप फटाफट से उनको एक मैसेज या स्क्रीनशॉट डाल दीजिए आपके सभी ग्रुप्स में, ताकि आज की जो ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन है ना, वो मैक्सिमम फैमिली तक पहुंच पाए। और यही हमारे टीआरएम परिवार का मिशन है। और मैं अपनी बात करूं तो आज से 5.5 साल पहले हम ये कम्युनिटी से जुड़े थे, ये टीआरएम परिवार से, और बहुत ही अमेजिंग टीआरएम परिवार के मार्गदर्शन के द्वारा मुझे और मेरे पूरे परिवार को मार्वलस अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट मिले हैं, जिसमें मेरे पापा है जिनको हार्ट के रिगार्डिंग बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है। अगर सेशन के दौरान एक्सपर्ट कोच जो डॉक्टर सर है वो चाहेंगे तो मैं भी लास्ट में अपनी हेल्थ जर्नी शेयर करना चाहूंगी। बट और एक चीज बताऊं, मुझे सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी लकी। एंड बहुत ही अच्छी बात है कि आपने आज हेल्थ अवेयरनेस के लिए सेशन ज्वाइन किया। जनरली एंटरटेन का सेशन होता है ना तो सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बट आपने ये 1 घंटा अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपने परिवार के हृदय के स्वास्थ्य के लिए निकाला है ना, तो दैट्स आप अपने आप को खास शाबाशी दीजिएगा।
है ना, कि बिकॉज यू आर हेल्थ कॉन्शियस पीपल। अमेजिंग। और खास आज जो एक्सपर्ट आने वाले हैं ना, वो एक अमेजिंग पर्सन है जो उनका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बाय बैकग्राउंड वो डॉक्टर है और 9 साल का उनका अमेजिंग एक्सपीरियंस है। 1000 से भी ज्यादा परिवार को उन्होंने अच्छी हेल्थ पाने के लिए वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, मार्वलस रिजल्ट के लिए वो गाइडेंस दे रहे हैं। और आज उनका नॉलेज का आपको लाभ मिलने वाला है। तो वर्चुअल क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करना है। आप हमें चैट बॉक्स में उनको वेलकम करना है, राइट? तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में फटाफट से ब्रिंग इट ऑन लिखिए, वेलकम लिखिए। यस, आज चैट बॉक्स एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि ये कन्वर्जन वाला सेशन रहने वाला है ना? तो आप चैट बॉक्स में कंटिन्यू एक्टिव रहिएगा। यस, डेफिनेटली वेलकम 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 कर दीजिए सब लोग। सो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगी, राइट? वर्चुअल क्लैपिंग के साथ टीआरएम परिवार के एक अमेजिंग एक्सपर्ट वेलनेस कोच डॉक्टर प्रतीक ठक्कर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच भूमि जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल वर्कशॉप में। वैसे हम हर रोज मिलते हैं, जो ऑलरेडी टीआरएम परिवार के साथ कनेक्टेड हैं उनसे तो हम हर रोज मिलते हैं ऐसे ऑनलाइन सेशन में गाइडेंस वगैरह और नॉलेज वगैरह के लिए। लेकिन आज स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज अलग से एक स्पेशल सेशन पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है और यहाँ पर हार्टली इनवाइट किया गया है उन लोगों को भी जो टीआरएम परिवार के साथ अभी नहीं है, जो बाद में हो सकते हैं। सो आप सबका स्वागत है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी टीआरएम परिवार के साथ एसोसिएटेड है, कुछ ना कुछ तरीके से हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, अच्छे से वो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी टीआरएम परिवार के साथ अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाकर? ओके, बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी तरीके से आपको चैट बॉक्स में, हर एक को चैट बॉक्स में आपको इन्वॉल्व रहना है। और जो लोग ऐसे हैं जो आज वर्कशॉप में रिगार्डिंग समथिंग जानने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम ऐसा लिख सकते हो। अगर आप पहली बार आए हैं ऐसे वर्कशॉप में कुछ ना कुछ जानने के लिए, तो आपको फर्स्ट ऐसा लिखना जरूरी है, तो हमें पता चले। सो यस, आप में से कोई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। फर्स्ट टाइम अश्विन जी, वेरी गुड। संध्या जी, सो काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं एंड आई एम श्योर वो हार्ट के संबंधित कुछ ना कुछ जानने के लिए आए हैं। सच बताऊं, हार्ट एक ऐसा हार्ट प्रॉब्लम्स एक ऐसा सिनारियो आजकल हो चुका है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपने परिवार अपने लिए जानने के लिए ही नहीं, लेकिन अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी जानने के लिए आना चाहिए। सो खास करके टीआरएम परिवार टीम रैपिड मूवर्स फैमिली में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे कंज्यूमर्स फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी टीआरएम परिवार के साथ स्वस्थ हो रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अच्छे से गाइडेंस को फॉलो करके। तो आप भी उनमें से एक आने वाले समय में हो सकते हैं। और खास करके अब तक थायराइड के रिगार्डिंग और लास्ट टाइम जो थे, और इसी महीने लास्ट वीक में, और फीमेल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, चाइल्ड के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वर्कशॉप कर दिए हैं ऐसे, जहां पर बहुत सारे लोग 700 800 1000 लोग हाजिर थे। आज भी ऑलरेडी 450 आईडीज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, जूम आईडीज। और डेफिनेटली कुछ लोग लेट आते हैं, तो कुछ लोग लेट आते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है, राइट? सो किसी ने लिखा है यस सर, कंप्लीट। सो जनरली क्या है, यहाँ पर कुछ लोगों को लेट आने की होती है, आदत हो जाती है। तो डेफिनेटली ये 500 600 700 हम आईडीज जाने वाले हैं। इतने परिवार अगर स्वस्थता का नॉलेज ज्ञान ले लेते हैं, है ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, टीआरएम परिवार के लिए, कि कोई ना कोई, इतने परिवार में तो हेल्थ की अच्छी इंफॉर्मेशन जा रही है ना। तो आज का सेशन इतना बड़ा होता है, जनरली हार्ट का सेशन बहुत बड़ा है, उसमें से ज्यादा आपको नॉलेज देने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। आईफोन में से हैंड रेस लगातार हो रहा है, तो जिन्होंने भी उनको इन्वाइट किया है उनको बताइए कि लास्ट में या तो उसके बाद आप वो सवाल जवाब कर सकते हैं। चैट बॉक्स में कंप्यूटर टीम अगर आपकी मदद मिल जाए, तो किसी को आवाज नहीं आ रही है तो हाँ, जैसे सांभराતું નથી એવું લખેલું છે કોઈએ, તો
कुछ ना कुछ हम अंग्रेजी में है तो गुजराती वाला भी अगर डाल देंगे, शायद उसमें गुजराती भी होगा तो अच्छी बात है। और अगर आपने इनवाइट किया है, किसी को मदद की है, तो आप उनको कॉल करके मैसेज करके सिखा दीजिए कैसे वो अपने यहाँ पर आवाज जूम में चालू कर सकते हैं। सो आज मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपनी फोटो सिर्फ एक दिखाना चाहूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। ये आज से 11 साल पहले की मेरी फोटो है। स्किन वगैरह बहुत खराब थे और हेयर लॉस बहुत सारा हो रहा था। अभी तो मेरे बहुत ही अच्छे बाल हैं और बिकॉज ऑफ गुड लाइफस्टाइल और टीआरएम परिवार से एसोसिएट होने की वजह से और अच्छे गाइडेंस को फॉलो करने की वजह से गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह बहुत कुछ था और बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने पर्सनली पाए हैं बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड अच्छे अच्छे खाने की बदौलत। सो थैंक्स टू टीआरएम परिवार, जहां से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला जो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं होता है, क्योंकि हमें दवाई का नॉलेज होता है, लेकिन कैसे रिवर्सल इफेक्ट पाई जाए, कैसे रिवर्सल इफेक्ट बाय द वे क्या है वो मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं। इस सेशन में आप बाय द वे बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे नॉलेज पाने वाले जो आपने अब तक शायद नहीं सुना होगा, नहीं समझा होगा। ऐसी चीजें आज मैं बताने वाला हूं जो आपको हार्ट के संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा रहेगा और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। सो यहाँ पर हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। आज का सिनारियो पूरा जो सीक्वेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और आपके कोई सवाल रहेंगे तो आप यहाँ पर किससे पूछ सकते हैं, वो भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हार्ट क्या है और उसके फंक्शन क्या है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। थोड़ा मैं अच्छे से, थोड़ा उतावल से आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा जो कहना होगा वो स्पष्ट तरीके से आप तक पहुंचेगा। शायद बीच में कुछ ऐसा हो जाए तो आप इसका रिकॉर्डिंग सेशन यूट्यूब में अवेलेबल है, अभी लाइव चल रहा है, आप वहां से भी ले सकते हो जानकारी, अगर कुछ बीच में मिस हो जाता है तो। और साथ में आज का सेशन 9 बजे तक का जनरली रहता है, लेकिन 9:15 बजे तक भी जाए तो डोंट माइंड, लास्ट तक आप रुकिएगा। मैं इतना गारंटी आपको जरूर देना चाहता हूं कि अगर लास्ट तक आप रुके ना तो डेफिनेटली आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आएगा आने वाले समय में जो स्वस्थता की ओर आपको ले जाएगा। जनरली हम क्या करते हैं, अस्वस्थता की ओर जाते हैं, है ना, वो स्वस्थता की ओर ले जाएगा। हार्ट के रिगार्डिंग हम बात करें, आज क्या रहने वाला है सीक्वेंस, उस पर बात करें उससे पहले मैं आपको एक सीन इमेजिन करवाना चाहता हूं। मेरे साथ आप इमेजिन करिएगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ध्यान से सुन रहे हैं अगर, तो एक सीन इमेजिन करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आप एक रास्ते पर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और आप अपने घर से जा रहे हैं। आपका घर बहुत ही बढ़िया है और हर एक को अपना घर छोटा हो बड़ा हो सुकून देता है। एग्री करते हैं आप? चैट बॉक्स के द्वारा आप वो बता सकते हैं मुझे, एग्री करते हैं? हर एक को जब पूरी दुनिया में घूमकर जब वो अपने घर में आते हैं तो उसे सुकून फील होता है। मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और वहां से कहीं एक दिशा में निकले और उस दिशा में आप दौड़ लगा रहे हो और अभी आपको पता चलने लगा है कि ये दिशा सही नहीं है, ये दिशा सही नहीं है। तो क्या करोगे आप जनरली? अगर आप एक दिशा में दौड़ लगा रहे हो, ये आप सीन इमेजिन करना। आज के पूरे सेशन में मैं उसी पर बात करने वाला हूं, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा। सो मुझे बताइए, एक रास्ते पर आप दौड़ लगा रहे हो और वो रास्ता अभी आपको लग रहा है सही नहीं है। आजू बाजू बहुत सारे गहरा जंगल है, शेर की आवाज आ रही है, रात का अंधेरा है, कुछ अलग अलग आवाजें आ रही है ना। सो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए मेरे को, जनरली क्या करेंगे? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप उस रास्ते पर निकल चुके हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स के द्वारा? यस, स्टॉप एंड डू इंक्वायरी। ओके, जनरली हम क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे ना, वापस आ जाएंगे। अभी जाना ही नहीं है इस रास्ते पर, ये गलत रास्ता है, और अच्छी जगह पर आ जाते हैं, वापस से हमारे घर पे आ जाते हैं। पर जनरली हम क्या करते हैं ऐसे सिनारियों में, पता है, जब हेल्थ की बात होती है हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम और सॉल्यूशन खोजते हैं कि कैसे करके कुछ अच्छा रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि सारे लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं, पूरी दुनिया उसी रास्ते पर जा रही है, इसलिए हम भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हमें डाउट लग रहा है ये रास्ता गलत है, इससे तकलीफें हो रही है, लेकिन फिर भी हम दौड़ लगा रहे हैं, हम रिवर्स नहीं आ रहे हैं।
और वो जो रिवर्स आना होता है ना, उसे रिवर्सल इफेक्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, रिवर्सल इफेक्ट वो बारी बारी प्रयोग होगा। जितने भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्टेरॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, ईच एंड एवरीवन, वहां पर रिवर्सल इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज के जमाने में, मेडिकल जमाने में, मेडिसिन के जमाने में हम वो नहीं सोचते हैं। रिवर्स आना, हम दौड़ रखते जाते हैं, भले वो रास्ता गलत है, उसके बारे में हम बात करते रहेंगे। ये सीन पूरे सेशन में आप याद रखिएगा। आज के बारे में अगर बताऊं तो हार्ट और उसके फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होते हैं कौन कौन से, क्यों होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल सॉल्यूशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं, और आपने भी, आपके घर में भी किसी ना किसी ने वो मेडिकल सॉल्यूशन का उपयोग का सहारा लिया होगा, और ऑपरेशंस वगैरह का सहारा लिया होगा। और प्रिवेंशंस क्या है, क्योंकि कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में प्रिवेंशन जरूरी है, रुक जाना जरूरी है। प्रिवेंशन यानी कि उस गलत रास्ते पर जाते जाते रुकना या तो वापस आना बहुत जरूरी बन जाता है, जिसे कहते हैं प्रिवेंशंस। और लाइफस्टाइल इंप्रूव करके वो हो सकता है। और लास्ट में हम कुछ जर्नी से ऐसी सुनेंगे जिनके घर में फैंटास्टिक रिवर्सल इफेक्ट के रिजल्ट आए हैं, और उसके बारे में हम बताने वाले हैं। सो हार्ट, जनरली हार्ट के बारे में अगर बताए तो हार्ट के बारे में सबको पता है ना। ऐसे लेफ्ट साइड से थोड़ा इधर सेंटर में एक हार्ट आया हुआ होता है, हर एक के पास हार्ट होता है ना। सो कुछ ऐसे मुट्ठी के मुट्ठी हमारी बंद करते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा ऐसा कुछ हार्ट होता है हमारा। उसका काम होता है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करना, रुधिर परिभ्रमण, वो हमारे हार्ट का काम होता है। और रुधिर का काम क्या होता है, खून का काम क्या होता है, वो हमारे शरीर तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, हमारी हर एक टिश्यू तक। ये खास ध्यान से सुनना, दो चीजों का काम होता है हमारे ब्लड का। हमारे ब्लड उसमें ट्रैवल करके ऑक्सीजन जो हमारे शरीर की जरूरत है बेसिक, और न्यूट्रिएंट्स जो बेसिकली जरूरत है, जो एक हवा के द्वारा मिलता है, दूसरा खुराक के द्वारा मिलता है, वो हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड का। सोचो, अगर हार्ट बंद हो जाए तो चलेगा? 1 मिनट में 72 टाइम्स एवरेज हार्ट पंपिंग करता है। हार्ट एक पंप है, एक जीता जागता पंप है जो पूरी जिंदगी चालू रहता है ना। 1 मिनट में 72 टाइम्स। सोचिए, अगर आप हार्ट बंद हो जाए तो चलेगा? किसके हार्ट ने लास्ट के 1 साल में थोड़ा आराम कर लिया है 1-2 मिनट आराम किया हो, ऐसा है? चलेगा? हार्ट अगर रेस्ट करे तो चलेगा? नहीं चलेगा। वरना क्या होगा, हार्ट रेस्ट करेगा तो हम भी परमानेंट रेस्ट हमें करना पड़ेगा, है ना। सो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये समझना जरूरी है। हार्ट 3 ट्यूब्स होते हैं जिसे आर्टरीज बोलते हैं, उसके द्वारा हार्ट को भी ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, रुधिर परिभ्रमण हार्ट को भी चाहिए, है ना। तो जो खून होता है वो लेफ्ट साइड से, ऐसे लेफ्ट साइड से हमारे शरीर तक जाता है, ऑक्सीजन वगैरह, और वहां से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और राइट साइड से पूरे बॉडी में ट्रैवल करके हार्ट में वो खून आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और वो इम्प्योर ब्लड होता है, वो वापस आता है। ऐसे पूरी प्रोसेस चलती रहती है, और उसमें हार्ट ऐसे दबक दबक करके वो रुधिर को परिभ्रमण करने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये पूरा एक जनरली देखा जाए तो हार्ट ऐसे इस तरीके से वर्क करता है, राइट। अभी हार्ट अटैक का मतलब क्या है? जब हार्ट हमारा बंद हो जाता है और काम करता नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो वहां पर उसे हार्ट अटैक हम बोलते हैं। खास करके अगर आपको बताऊं तो भारत में 50 लाख हर साल लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के द्वारा होती है, और ज्यादातर वो केसेस 25 साल के ऊपर के होते हैं। हम जानते हैं आज तो कम उम्र में भी होने लगा है आजकल, लेकिन 25 साल से ज्यादा वो उम्र रहती है। और आपको बता दें, 45 साल की उम्र तक, यानी कि मेनोपॉज तक, फीमेल्स में हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है। 10 में से 1 फीमेल होते हैं, 9 मेल होते हैं। यानी कि 25 साल से ज्यादा के मेल जो होते हैं, पुरुष आपके घर में, उसको हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। फीमेल में क्यों कम आता है? जॉक्स कई सारे फेमस हैं कि टेंशन देते हैं जेंट्स को वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो फीमेल जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसमें एक ताकत होती है जो हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करने की, और वो फीमेल में ज्यादा होते हैं। मेल में एस्ट्रोजन होता नहीं है उतनी मात्रा में, तो उसकी वजह से फीमेल में हार्ट अटैक कम आते हैं।
कंपेयर टू मेल, लेकिन नहीं आते ऐसा नहीं है, उनको भी आने की संभावना। और 45 ईयर्स के बाद डेफिनेटली, मेनोपॉज के बाद डेफिनेटली फीमेल्स को भी हार्ट अटैक आने की संभावनाएं रहती है ना। सो ये जो कैटेगरी है हार्ट अटैक की, 50 लाख डेथ, वो 25 साल से ऊपर के जेंट्स में सबसे ज्यादा आती है। तो हमें हमारे घर के जेंट्स को प्रिवेंट करना जरूरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर खास करके। और बिना ऑपरेशन भी बॉडी ठीक कर सकते, ये हमें समझना है। सिर्फ ऑपरेशन और मेडिसिन ही रास्ता नहीं होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल जो डिसीज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया एग्जाम्पल स्वरूप, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो लाइफस्टाइल संबंधित और भी कई सारे, हाँ और भी कई सारे, आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है, लेकिन जो लाइफस्टाइल संबंधित डिसीज जो होते हैं वो मच्छर काटने की वजह से नहीं होते, होते मच्छर काटा इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते कोरोना की तरह, वो होते हैं हमारी जीवन शैली की वजह से। हमारी जीवन शैली खराब होने की वजह से वो पनप रहे हैं हमारे बॉडी में, वो पनप रहे हैं और हम उसको, उस लाइफस्टाइल डिसीज को बड़ा होने में मदद कर रहे हैं। देखो, आपके पास रास्ता है आपके शरीर में, हमारे पास रास्ता है हमारे शरीर में, जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, लाइफस्टाइल डिसीज है, वो या तो बढ़े या तो घटे, और उसका पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। वो व्यक्ति पूरी जीवन शैली कैसे डिजाइन करता है उस पर वो ज्यादातर डिपेंड रहता है। तो ऑपरेशंस और मेडिसिन से अगर शरीर को बचाना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को, अपने आप को कहना पड़ेगा कि शरीर की मदद करें। क्या आप अपने शरीर की मदद कर रहे हो डिसीज से लड़ने के लिए? क्या आप अपने शरीर की मदद कर रहे हो? खुद को पूछिए, कभी सोचा भी है या फिर ऐसे ही जाने दिया है कि जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जब होता है ना तब देखा नहीं जाता है। सच बताओ, देखा नहीं जाता है। तो इसीलिए पहले से जगना जरूरी है। सो रिवर्सल इफेक्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जिस वजह से लाइफस्टाइल डिसीज पनप रहे हैं, जीवन शैली संबंधित डिसीज, उसे जीवन शैली बेहतर बनाकर हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि जिस रास्ते पर हम दौड़ लगा रहे हैं, याद है ना शुरुआत का एग्जाम्पल, जिस रास्ते पर हम दौड़ लगा रहे हैं उस रास्ते से हमें वापस आना जरूरी है। और उसी में से एक है हार्ट प्रॉब्लम। अभी हार्ट ब्लॉकेज, जब वो आर्टरीज होती है, नसें होती हैं, उसमें ब्लॉकेज होती है और तब ये डिसीज की शुरुआत होती है। हर एक में ब्लॉकेज होती है। अभी ये ब्लॉकेज होना कब स्टार्ट होता है? तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि 18-20 साल तक जो भी हम खाते पीते हैं वो शरीर के डेवलपमेंट में ज्यादा इस्तेमाल होता है, 18-20 साल। उसके बाद चांसेस है ब्लॉकेज के और बढ़ने का। हर एक के शरीर में ब्लॉकेज होती है, किसी के शरीर में 20%, 30%, 50%, 70%, लेकिन जब 80% हार्ट के नली में ब्लॉकेज होती है तब वो थोड़ा बहुत इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, थोड़ा बहुत हार्ट प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जरूरत है 20%, 80% की जरूरत है ही नहीं। भगवान ने 100% दिया है, लेकिन हम इतने बेदरकार होते हैं कि उसको हम ब्लॉकेज होने देते हैं और एक समय पर वो 80% से ज्यादा ब्लॉकेज हो जाती है और तकलीफ। आपको पता है जो हमारे शरीर में जो हार्ट के संबंधित रोग होते हैं उसमें 98% ये ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। बाकी 2% में हार्ट के बाकी सारी तकलीफें, जहां पर होल हो जाता है हार्ट में, वाल्व बड़ा हो जाता है, तो वो रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स 2% होते हैं। 98% प्रॉब्लम्स होते हैं ब्लॉकेज की वजह से। अब आप मुझे बताइए ये ब्लॉकेज किसकी होती है? जब नलिका में ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज का मतलब ब्लॉक कर, जो खून जा रहा है उसको ब्लॉक हो जाता है ना, फाटक बंद हो जाता है, धीरे 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 अभी जाने का रास्ता मिलता नहीं है, दरवाजा बंद हो जाता है। आपको पता है वो ब्लॉकेज किसकी होती है? हाँ आपको पता है, यस, फैट, चर्बी से बनी हुई वो ब्लॉकेज होती है। अभी भगवान देता है ब्लॉकेज, है भगवान देता है, ऊपर वाले की जैसी इच्छा, जितनी जिंदगी दी है उतनी जी लेंगे। अरे वो ब्लॉकेज, वो दरवाजा आप बंद कर रहे हैं, रोज आप अपनी जीवन शैली से थोड़ा थोड़ा दरवाजा बंद कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो हो रहा है बंद। हमें उसे दरवाजे को बंद होते हुए रोकना पड़ेगा, वो खूंखार रास्ते से वापस आना पड़ेगा। दुनिया उस रास्ते जा रही है, हमें उसी रास्ते जाना जरूरी नहीं है, राइट। सो फैट डिपोजिशन की वजह से होता है नसों में, आर्टरी में। ओके, सो अभी हम बात करेंगे रीजन क्या है, हार्ट के ब्लॉकेज के क्या क्या रीजन है। तो कोलेस्टेरॉल जब बढ़ जाता है, और खास करके कोलेस्टेरॉल में जो पूरा कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, अच्छा कोलेस्टेरॉल यानी कि HDL घट जाता है, तो वहां पर होता है।
अभी कोलेस्टेरॉल कौन से फूड से होता है? तो एनिमल बेस्ड फूड से होता है। तो यानी कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है, और दूध के संबंधित जो भी आइटम्स हम खाते हैं उससे कोलेस्टेरॉल बढ़ता है। ज्यादातर जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको साथ साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने का संभावना रहती है। जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तब साथ में ट्राइग्लिसराइड भी रहता है कि नहीं? तो वो ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाता है तो ब्लॉकेज वही काम करता है, और वो ऑयल की इफेक्ट की वजह से होता है, कैलोरीज एक्स्ट्रा होने की वजह से होता है ना। तो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल दोनों भाईबंद हैं और दोनों ही हमारे दुश्मन है ना जब बढ़ जाते हैं। वैसे तो अच्छे हैं लेकिन बढ़ जाते हैं। साथ साथ में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अभी हार्ट के प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, और साथ में अगर आप टाइप ए पर्सन हैं तो हार्ट के प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। अभी टाइप ए पर्सन क्या है? टाइप ए पर्सन का मतलब है जो हमेशा उतावल में रहता है, हरी में रहता है, जो हमेशा उतावल में रहता है, टाइप ए पर्सन उसे कहते हैं। साथ साथ में जो जिसकी मूवमेंट हमेशा तेज तेज चलती है, साथ साथ में जो हमेशा कंपटीशन के मूड में रहता है ना, कंपटीशन में उतर जाता है, मेरे को नंबर 1 ही आना है ना, तो ईगो वहां पर बढ़ जाता है। तो ईगो जिसका ज्यादा रहता है, जो डोमिनेटिंग होता है ना, जिसको उसके अनुसार सारा कुछ हो। अभी जेंट्स में ये ज्यादा होता है, फीमेल से ज्यादा, समझ रहे हैं? तो डोमिनेटिंग जो होता है, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, ओवर परफेक्शन, उसको ओवर परफेक्ट नहीं होगा चीजें तो उसको मजा नहीं आएगा, अंदर से वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। साथ साथ में जो एकदम हाईली पंक्चुअल होता है, पंक्चुअलिटी उसको एकदम हाई चाहिए, वरना उसको मूड खराब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। साथ साथ में जो पर्सन झगड़े में आगे रहता है, उसके झगड़ा में हमेशा इन्वॉल्व रहता है, और साथ साथ में जो गर्म जल्दी हो जाता है, ऐसे लोग टाइप ए पर्सन रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। साथ में जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग क्या करता है, जो नलिकाएं होती है ना उसको अंदर से स्टिकी बना देते हैं, यानी कि चिपके ऐसे बना देते हैं। तो जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर, नलिका के अंदर फैट चिपक जाने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, पूरे शरीर की नलिकाएं अंदर से चिपकू हो जाती, तो कहीं भी ब्लॉकेज ज्यादा होने के चांसेस होते हैं स्मोकर्स। साथ साथ में एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं, ओवरवेट होते हैं, साथ साथ में फाइबर जो नहीं लेते, फाइबर करके जो न्यूट्रिशन है वो अगर उसके शरीर में कम है तो उसको हार्ट के प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिसके शरीर में नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये 3 न्यूट्रिएंट्स जो है, विटामिन जो है हमारे शरीर में जाते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। क्योंकि जब कोलेस्टेरॉल ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना तब ब्लॉकेज बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीजन की जो प्रोसेस होती है जिसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में से हमें मिलने चाहिए, जो हमें नहीं मिलते। राइट? साथ में स्ट्रेस जिसको ज्यादा रहता है, तनाव, वो हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि ये लाइफस्टाइल के ही सब परिणाम है। इसमें कहीं भी ऐसा आया कि इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ? कहीं भी ऐसा आया कि मच्छर के काटने से हुआ, वायरल इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से होता है? नहीं, सभी चीजें हमारे कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, टाइप ए पर्सन, बीपी, स्मोकिंग, ओवरवेट होना, बैठा हुआ जीवन, एक्सरसाइज न करना, न्यूट्रिशन न लेना खाने में, है ना। कई बार क्या होता है, जिनेटिकली बॉडी ऐसा होता है कि जहां पर फैट डिपोजिशन, शरीर में फैट जमा ज्यादा होता है कंपेरेटिव, क्योंकि पापा का भी ऐसा बॉडी होता है, जिनेटिकली आता है कि उसका शरीर में फैट डिपोजिशन, फैट जमा होना ज्यादा होता है। लेकिन वो व्यक्ति भी अगर न्यूट्रिशन फूड ले, कैलोरी मैनेज करे और सही तरीके से लाइफस्टाइल जिए तो वहां पर वो उसे भी कंट्रोल कर सकता है। ओके, तो ये हमें समझना जरूरी है। तो हमारा खाना जैसा तैसा होता है, बैठा हुआ जीवन होता है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस तनाव लेते रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, करना है, स्लीप भी ठीक से नहीं होना, वो भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जब स्लीप ठीक से नहीं होती है, नींद रात की ठीक से नहीं होती है, वो व्यक्ति स्ट्रेस में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर भी होता है। अभी कैसे ये होता है ये हम समझ लेते हैं कैसे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, मोर देन 50 लाख डेथ्स इंडिया में हर साल होती है। अगर आप
कि कोई भी व्यक्ति को दौड़ने में दिक्कत होती है तो हो सकता है उस व्यक्ति को 70% ब्लॉकेज हो, दौड़ने के टाइम दर्द वगैरह होता है, अनकंफर्टेबल रहता है 70%। अगर उसको चलने में दिक्कत होने लगती है अभी तो 80% ब्लॉकेज हो सकती है। अगर उसको नहाने में या तो कोई नॉर्मल सामान्य काम करने में दिक्कत होती है तो 90% भी ब्लॉकेज हो सकती है। और अगर उसको बैठे बैठे भी तकलीफ होती है, पेन होता है, तो 100% भी ब्लॉकेज हो सकती है। याद रखना है 3 आर्टरीज होती है तो एक में भी 100% हो जाती है, लेकिन इंसान वहां पर जिंदा रह सकता है। वहां पर क्या क्या करना है, अगर सारे में 100% हो जाती है या तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है तो वहां पर दिक्कत होती है। मेनली प्रॉब्लम कैसे होता है ये समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, मेरे पास है यहाँ पर, तो ये सो ब्लॉकेज कैसे होती है, तकलीफ कैसे होती है वो हम समझ लेंगे यहाँ से एक फोटो के द्वारा। यस, ओके, अभी आपके स्क्रीन पर आएगी, फोटो दिख रही है राइट, अभी आई होगी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जो फोटो दी गई है वहां पर एकदम क्लीन हेल्दी आर्टरी है, हेल्दी नस है। दूसरा नंबर का है पार्शियली ब्लॉक, यानी कि फैट का डिपोजिशन, फैट जमा होना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं लेफ्ट साइड की आकृति की बात कर रहा हूं, उसमें मिडल वाली जो है। और तीसरे में है ब्लॉक्ड है, ब्लॉक है। वो क्या होता है वो समझ लेते हैं कि जब भी नसों की दीवारों पर फैट जमा होना चालू होता है, वो क्या होता है, वो फैट होती है ना, ब्लड के पार्टिकल्स से जब मिलती है तो वो एक प्लाक बना देती है। प्लाक यानी कि जो चिपक जाए, ऐसा ऐसी चीज जो दीवार पर चिपक जाती है, वो प्लैक चिपकता जाता है, वो चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। अभी वो प्लैक होता है ना, वो दूसरे प्लैक को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जहां पर ब्लॉकेज होती है वहां फुल ब्लॉकेज हो जाती है ना। तो वो जो कचरा जमा हुआ है, कचरा समझ लीजिए उसको, फैट को कचरा समझ लीजिए। तो कचरा एक जगह जमा होता है पाइपलाइन में, तो वहां फिर जमा होता जाता है, होता जाता है, अट्रैक्ट होता है। तो फिर दुगनी झड़प से उस जगह पर ब्लॉकेज होना, फैट जमा होना चालू हो जाता है। और वहां पर क्या होता है, वो जमा होते होते ब्लड सर्कुलेशन को मुश्किल बनाता है। तो बीपी जैसे प्रॉब्लम्स भी वहां पर हो सकते हैं। राइट साइड आकृति में देख रहे हैं वो कैसे ब्लड सर्कुलेशन को मुश्किलात करता है। अभी हार्ट अटैक कब आता है वो समझ लीजिए। 60% ब्लॉक आइडियली देखा जाए, 100% ब्लॉकेज हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, सिंपल बात है। लेकिन हमें ये मिस अंडरस्टैंड में नहीं रहना है कि 60 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 80 आएगा, 80 के बाद 90 आएगा, 90 के बाद 100 आएगा, ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, अगर 60% भी ब्लॉकेज है और उसके जो फैट डिपॉजिट हुआ है, जो प्लैक हुआ है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वहां पर एक मेम्ब्रेन होगी, है ना, एक ऐसी पतली सी वो जो हमारी नलिका है उसका लेयर होगा, एक पॉड होगा, और वो जो है वो खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। राइट साइड की आकृति में हम देख रहे हैं जो ब्लॉकेज है उस पर एक पतली सी लाइन है, और वो लाइन जो है ना वो एक रेखा है, वो मेम्ब्रेन है। और वो अगर टूट जाती, अगर वो टूट जाती है तो क्या होता है, पूरा वो ब्लड में समन्वय हो जाता है, ब्लड में घुल जाता है और वो 60 से सीधा 100% कर देता है। तो वो मेम्ब्रेन जब तक नहीं टूटती है तब तक हार्ट अटैक नहीं आता है, और वो टूट गई तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो किसी को भी ये हो सकता है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में भी है। लेकिन फैट जमा ना होने देना वो हमारे हाथ में 100%, तो हमें उस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जो समझा है वो यहाँ पर सेम दिखाया गया है। इसी तरीके से ये ब्लॉकेज दोनों तरफ से बढ़ रही है और ब्लड को रोक रही है, बीपी बढ़ा रही है, लेकिन जैसे ही वो मेम्ब्रेन टूट जाएगी वो 100% क्लॉट हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा कि हार्ट अटैक आने की, कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाए, राइट। समझ रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा है, फिर से एक बार यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत ही तो नोटों की गड्डी जैसे होती है, बहुत सारी नॉट्स होती हैं, नोटों की गड्डी पता है आपको, 100 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोटों की गड्डी पर हम रबर बैंड लगा देते हैं। अभी वो नोट्स हम भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, एक टाइम पर रबर बैंड टूट सकता है। रबर बैंड यानी कि वो मेम्ब्रेन है ना, वो जो लेयर था वो टूट सकता है। अभी मुझे वो रबर बैंड तोड़ना नहीं है,
नोटों की गड्डी पर रबर बैंड है और मैं रोज एक नॉट भरता जाता, रोज एक, तो कभी ना कभी तो वो टूट जाएगी। अभी मेरे को वो रबर तोड़ना नहीं है, रबर बैंड, तो क्या करना पड़ेगा आप बताइए। उस अगर मुझे वो रबर बैंड तोड़ना नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप? कौन बताएगा? सोच लीजिए, रबर की गड्डी है, मैं रोज नोट्स रखता जाता हूं, अभी मुझे वो रबर टूटता हुआ दिख रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भाई अभी कोलेस्टेरॉल आ गया है, अभी बीपी आ गया है, अभी तकलीफें बढ़ने वाली हैं, अभी आपका हार्ट ब्लॉकेज है। तो या तो मुझे वो नॉट रखना बंद करना पड़ेगा, सही बात है, नॉट रखना। स्ट्रॉन्ग रबर, स्ट्रॉन्ग रबर कहाँ से लाएंगे? हमें, मुझे यही यही दिक्कत है, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग रबर लिखा ना, हम वही रास्ता खोज खोज लेते हैं। मेडिकल दुनिया में यही रास्ते होते हैं। उससे अच्छा रास्ता है कि हम नॉट क्यों रखनी है, अभी नॉट नहीं रखनी है, तो नॉट रखना बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, यानी कि फैट जमा करना बंद कर देते हैं, खाना पीना सुधार लेते हैं, लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर देते हैं, और या तो बिल्कुल सही लिखा है, नॉट को निकाल देते हैं, दो तीन चार नॉट निकाल देते हैं, थोड़ा फैट लॉस कर लेते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल सही कर देते हैं, थोड़ा न्यूट्रिएंट शरीर में कर देते हैं। यानी कि जो रास्ते पर आप जा रहे हो, नरक के रास्ते, याद है सभी लोग जा रहे हैं, हमें वापस आ जाना है, या तो वहीं रुक जाना है या तो वापस आ जाओ। हम क्या करते हैं, रास्ता बदल देते हैं, लेकिन चलते रहते हैं। रास्ता बदलना यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, वो हमेशा याद रखिएगा, मेडिकल इमरजेंसी होती है, समझ रहे हो? मेडिकल इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब है तात्कालिक जाना, तो इमरजेंसी में वो ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए डॉक्टर साहब के पास कोई रास्ता नहीं रहता है, उनको वापस भेजने का रास्ता नहीं होता है कि अभी कल से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करो, कैलोरी मैनेज करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, सुबह जल्दी उठो, वो नहीं हो सकता। इमरजेंसी में तो उनको क्या करना पड़ता है, सर्जरीज, ऑपरेशंस, दवाइयां चालू करवानी पड़ती है, आप उसी रास्ते पर जाना। प्रॉब्लम कहां होता है, एक बार इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, फिर भी हम नहीं जागते और उसी रास्ते पर जाते रहते, रिवर्स नहीं आते, रिवर्स। और मैं तो कहता हूं क्यों इमरजेंसी क्रिएट करनी, उससे पहले ही वापस आ जाओ। उस रास्ते पर क्यों जा रहे हो, सही बात है कि नहीं? या तो उस रास्ते पर दौड़ रहे हो और इमरजेंसी क्रिएट होती है तब वापस आओ, या तो पहले से ही उस रास्ते पर मत जाओ, चॉइस आपकी है। लेकिन हम क्या चूज करते पता है, रास्ते पर दौड़ते रहते, इमरजेंसी आती है फिर भी लाइफस्टाइल सुधारते नहीं है, उसी रास्ते पर दौड़ते रहते हैं। ये गलती हो रही है, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। रात को बर्फ गोला अभी गर्मी में सब खा रहे हैं, तो हम भी खाएंगे, उस रास्ते पर हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। ऐसी जिद पकड़ी है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ जीने में हम इतनी लाइफ अनकंफर्टेबल बना रहे हैं। एक टाइम फिर दवाई शुरू होती है, वो जिंदगी भर लेनी पड़ती है, और ऑपरेशन के बाद तो तौबा तौबा क्या होता है, जिसके घर में ऑपरेशन हुए उनको पता है, राइट? सो खास करके मैं बताऊं, मेरे मदर इन लॉ जिनका 20% हार्ट चल रहा था, उन्होंने हार्ट फ्यूअल लिया, अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, आज 50% उनका हार्ट चल रहा है, रिवर्स आने लगे, वो वापस आने लगे। अभी आगे नहीं दौड़ना है, वो नरक वाले रास्ते, घर पे आ जाओ, जहां से शुरू किया था ना, छोटे बच्चे थे ना, तब शरीर कैसा अच्छा था, माँ के पेट में न्यूट्रिशंस लेके आए थे ना, माता के पेट से, फिर फीडिंग किया था ना, तो माता के दूध में भी नरिशमेंट गई थी ना, वो रास्ते वापस आ जाओ, नरिशमेंट के रास्ते, लाइफस्टाइल अच्छी करने के रास्ते हमें वापस आना है ना? सो यस, सो आपको मैं बता देता हूं कि ये हार्ट की ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है, ये समझ लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी की 10 मिनट ध्यान से सुन लेना, हार्ट की ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती है। मैं आज का पूरा सेशन आपको थोरोली बता रहा हूं, एकदम डीप में जाकर हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि समय उतना आपके पास भी नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़ा देखते और निकल जाते हैं, इंपॉर्टेंट बातें मिस कर लोगे, और सबके पास भी नहीं है। लेकिन अगर डीप में जाना चाहते हैं तो टीआरएम परिवार में ऐसे सेशंस आएंगे, जहां पर डीप सेशंस आएंगे, जहां पर डीप में आपको ये सारी बातें जानने को मिलेगी। अगर मैं बताऊं आपको, एंजियोग्राफी, ब्लॉकेज चेक करने के लिए, आप जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके घर में किसी ने करवाया हुआ है रिलेटिव में, तो आप चैट बॉक्स में इन्वॉल्व रहिए, आनंद आएगा, एक दूसरे को पता चलेगा, एक दूसरे के परिवार के बारे में, है ना? एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी जहां पर ब्लॉकेज चेक करना होता है। अभी एंजियोग्राफी में क्या क्या होता है पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर।
यस, ये जो फोटो है वो एंजियोग्राफी का फोटो है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। इधर नीचे पैरों में दिख रहा है, वहां से छेद किया जाता है, पंक्चर किया जाता है और तार घुसाया जाता है शरीर में, और ब्लाइंडली जहां पर ब्लॉकेज होती है, इसे ब्लाइंड कहते हैं ना, ब्लाइंडली आप जहां पर ब्लॉकेज होती है वहां चेक करने के लिए पहुंचाया जाता है वो तार। अब सोचिए कितनी कितनी जबरदस्त ये ट्रीटमेंट होती है, जहां पर कितना भुगतना पड़ सकता है पोस्ट एंजियोग्राफी भी, जहां पर वो तार हार्ट तक पहुंचाई जाती है, ब्लाइंड प्रोसीजर, और वहां पर बॉडी में स्क्रैच होते हैं, स्क्रैचेस होते हैं, बॉडी में पंक्चर होते हैं, छेद। जो लोग बोलते हैं ना जब होगा तब देखा जाएगा, देखो देखा नहीं जाएगा आपसे, जब होगा तब। तो ऐसी इसी तरीके से पंक्चर किया जाता है और वहां पर वो तार घुसाकर वहां से नापा जाता है, वहां पर चेक किया जाता है कितनी ब्लॉकेज है, कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है और ब्लड जा रहा है, राइट। सो उससे पहले डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट बताते हैं, ब्लड को पतला करने की ट्रीटमेंट बताते हैं। अभी ये मेरा एग्जांपल याद रखिएगा, जो एक नली होती है, पानी की नली है आप सबके घर में, वॉश बेसिन की भी नली होती है ना, उसको हम अवारनवार साफ करते रहते हैं, वॉश बेसिन की नली। और वहां पर मान लो कचरा हो गया है, कचरा हो गया है, तो जनरली क्या करना पड़ता है, वॉश बेसिन की नली में कचरा होता है, तो क्या करते हैं, कचरा साफ करते हैं। एनीवन, कचरा साफ करते हैं। अभी नली बदल दी, वॉश बेसिन ही बदल दिया, वो सारी बातें मेडिकल में आती है। देखिए इमरजेंसी में, इमरजेंसी बहुत कचरा हो गया और पानी जा ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी में नली बदलवानी पड़ेगी। तो इमरजेंसी तक पहुंचो ही नहीं, पहले ही कचरा साफ कर। तो ज्यादातर क्या होता है, ब्लड को पतला किया जाता है, यानी समझ लो पानी को पतला कर दिया, और पतला बीच में से निकल जाए, कचरे के बीच में से कचरा नहीं निकाला, दवाई क्या कर रही है, पानी को पतला कर रही है, यानी कि ब्लड को पतला कर रही है। बीच में रास्ता कम है ना, ब्लॉकेज वाला, अभी उसमें से खून नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, खून को पतला कर देंगे। समझ रहे हैं आप। तो वहां पर क्या होता है, एंजियोग्राफी, अरे सॉरी, ब्लड पतला करने की इकोस्प्रिन वगैरह दवाइयां हमें चालू करवानी होती है। और कई लोग बोलते हैं वो दवाइयां लेते, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बस ब्लड पतला करने की दवाई ले रहे हैं। हाँ, तकलीफ उसको मानते ही नहीं। हमें बाहर जब तक लक्षण नहीं दिखते हैं ना, तब तक हमें लगता है हमको कोई तकलीफ ही नहीं, शरीर के अंदर जो होगा देखा जाएगा, बाहर से तो सब ओके। कई लोग बोलते हैं ना ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ डायबिटीज और बीपी है। देखो यही बात हो गई। तो डायबिटीज और बीपी क्या है, आप अपने शरीर का साथ नहीं दे रहे हो, शरीर को तो तकलीफ है, आपको नहीं है क्योंकि दवाई कंट्रोल कर रही है ना। तो ये हमें मानसिकता हमारी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वहां पर ब्लड थिन करने की दवाइयां देते हैं, और उसके बाद एंजियोग्राफी का हमने बताया। अभी एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है, एंजियोग्राफी के बाद, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है ना। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है कि नहीं। और वहां पर हमें खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें रिवर्सल इफेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी। आप क्या कर सकते हो, अगर इमरजेंसी क्रिएट हो गई तो डॉक्टर साहब तो यही करेंगे, यही करना पड़ेगा, लेकिन साथ में आप खुद के लिए क्या करोगे। साहब ने अब हमें जो बोल दिया वो परफेक्ट बोला है हमारे लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही करना है कि भाई ये ट्रीटमेंट हो गया, ये ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद हमें भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा हमारे बॉडी को। रिवर्सल के बारे में जानना पड़ेगा, और वो कैसे होता है मैं समझाता हूं। दूसरी ट्रीटमेंट आती है उसमें, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी आती है। तो वहां पर कितने लोगों ने बलूनिंग करवाया हुआ है, बलून लगवाया हुआ है, बलून के बारे में जानते हैं। तो बलून क्या करता है, उसमें हम एक फोटो दिखाते हैं आपको क्या करता है, जस्ट यस। बलूनिंग क्या करता है, यहां पर देखा आपने राइट साइड में बलूनिंग है, बलून लगाया हुआ है। तो जो तार ब्लॉकेज पर तक जाता है वहां पर ऊपर बलून लगता है, बलून यानी कि फुग्गा समझ लीजिए। और वो बलून क्या करता है पता है, बलून में पानी भर दिया जाता है और बलून को फुला दिया जाता है 2-4 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए सडनली बलून फुलाकर पानी निकाल दिया जाता है सिरिंज के द्वारा। और वहां पर क्या होता है, वो सारी फैट होती है वो दब जाती है, समझ रहे हो, दब जाती है, और बीच में टेम्पररी रास्ता बन जाता है। अभी समझो एक बार रास्ता बन गया, वापस से वो ब्लॉकेज होगी कि नहीं, अगर आप वापस नहीं आए तो आप उसी रास्ते जाते रहेगा। डॉक्टर सर ने अपना काम कर दिया, बलून रख दिया, लेकिन हमने हमारी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी। जिस लाइफस्टाइल की वजह से ब्लॉकेज हुआ था वो हमारी गलती थी। अगर हमने लाइफस्टाइल नहीं सुधारी तो वो और बढ़ता जाएगा।
और बढ़ता जाएगा। और जो बलून ने जो ट्रीटमेंट करवाई थी बलून के द्वारा, वो वापस से वैसे का वैसा हो सकता है अगर हमने लाइफस्टाइल नहीं सुधारा। सेम कैसा हुआ, अगर आपको गले में इंफेक्शन है और वहां पर आपने दवाई ली गले की इंफेक्शन की, बराबर, और वहां पर आपको मना किया गया कि ठंडा वगैरह खाने की वजह से वो इंफेक्शन बढ़ सकता है, आप क्या करते हो, घर जाकर गोली भी खाते हो और उसके बाद ठंडा भी खा लेते हो, ठंडा भी खाते हो, वापस नहीं आते हो, ध्यान नहीं रखते हो, तो वहां पर क्या होगा, गोली चालू रहेगी, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और इन्फेक्शन बढ़ गया तो वहां पर ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा, है ना। तो वो बढ़ता नहीं रहना, वापस आना जरूरी है, समझिए ये बात। अभी बलून के बारे में जान लिया, लेकिन उसके बाद अभी स्टेंट लगवाते हैं, है ना। स्टेंट के बारे में कितने लोगों ने सुना है, स्टेंट। अभी स्टेंट में क्या होता है, यहाँ पर आप चैट बॉक्स के द्वारा मुझे बता सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो। यहाँ पर हमने फोटो में दिख रहे हैं नीचे राइट साइड में, है ना, वहां पर एक स्प्रिंग जैसा हमें लग रहा है, दिख रहा है ना। तो वहां पर क्या होता है पता है, स्प्रिंग जो अंदर बलून है वो ब्लॉकेज को साइड में कर देता है, ब्लड का रास्ता कर देता है, और उसके बाद जो बीच में जगह हुई ना, वहां पर स्प्रिंग रख दी जाती है। स्प्रिंग क्या करता है, ब्लॉकेज को वापस नहीं आने देती। अभी आपको लगेगा स्प्रिंग क्यों होती है, क्योंकि ब्लड बीच में से पसार होना चाहिए। स्प्रिंग की जगह और कोई चीज होती तो बीच में से ब्लड पसार नहीं होता, तो यहां पर बीच में से ब्लड पसार होता है। अभी एक बात समझ लीजिए, हमारा, हाँ, स्टेंट फिटेड इन माय आर्टरी किसी ने लिखा है, तो वहां पर स्प्रिंग रखी, तो वो बीच में से ब्लड पसार हो रहा है और वहां पर हमारा काम चल रहा है। लेकिन अभी भी सेम परिस्थिति, आप अगर वापस नहीं आए, आपने अपनी जीवन शैली नहीं सुधारी, तो वो स्टेंट पर भी फैट लग सकती है और वो भी ब्लॉकेज हो सकता है ना। तो इसीलिए स्टेंट के बाद भी ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, और हमें टेम्पररी अच्छा हुआ, 1-2 साल 5 साल अच्छा हुआ है, लेकिन अगर हमने लाइफस्टाइल वहां पर भी नहीं सुधारी तो क्या होगा कि वापस से वैसे का वैसा हो सकता है। तो सारे किस्से में मेडिकल ट्रीटमेंट हमें सपोर्ट करती है, लेकिन वहां पर हमें हमारा ख्याल हमें खुद भी साथ में रखना जरूरी है, और अगर पहले ख्याल रखा होता तो इमरजेंसी तक पहुंचते ही नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट आगे आगे जाए, तो वहां पर बहुत ही एक्सटेंसिव किस्से में बाईपास भी करवाते कि नहीं। बाईपास कितने लोगों ने सुना है बाईपास के बारे में। अभी बाईपास में तो क्या होता है, ऑलमोस्ट गया हुआ है, ब्लॉकेज हो चुकी है 100% ऑलमोस्ट, और अभी वहां पर बाईपास में नया रास्ता बनाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के, राइट। आपका जो रास्ता होता है, हमारा यहाँ पर एक फोटो के द्वारा हम देखेंगे, हमारा जो रास्ता होता है उसकी जगह एक नया रास्ता बनाया जाता है। यहाँ पर दिख रहा है आपको रेड कलर में नई यहाँ पर राइट साइड में वो नया रास्ता बना है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और वो ऑपरेशन बहुत ही टफ होता है। वहां पर हार्ट को ओपन किया जाता है, और टफ होता है डॉक्टर्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी टफ होता है उतना ही, एक व्यक्ति के लिए। तो वहां पर पूरा एक नया नस लगाया जाता है, वहां से वो ब्लड सर्कुलेशन चालू रखा जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना है, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है बाहर से, वो कितना भी सेफ हो, वहां पर ब्लॉकेज होने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो स्टेंट लगाते हैं वहां पर भी, और बाईपास जिसका करवाया हुआ है उसमें भी अगर पहले ब्लॉकेज होने में 50-60 साल लगे हैं, बाईपास के बाद वो 5-10-15 साल में ब्लॉकेज हो सकता है, अगर आप लाइफस्टाइल नहीं सुधारे, सेम लाइफस्टाइल, राइट। तो वहां पर भी हमें अपने आप का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, राइट। समझ में आया आप सबको, ये सारी ट्रीटमेंट कुछ है हमारे लिए अवेलेबल, लेकिन वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स हैं। हमें क्या करना है, साथ साथ में हमारा ख्याल रखना है, प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट। अभी ब्लॉकेज कैसे बंद होगा, उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं। ब्लॉकेज प्रिवेंट करने के लिए देखो, हमारा शुगर नॉर्मल होना जरूरी है, हमारा बीपी नॉर्मल होना जरूरी है, हमारा कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होना जरूरी है, और हमारी हैबिट्स हमें सुधारना जरूरी है। कौन कौन सी हैबिट्स हैं, तो स्मोकिंग हमें नहीं करना है, साथ साथ में एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, कैलोरी मैनेज करना जरूरी है, हमारा खाना फैटी नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, साथ में हमारा वजन कंट्रोल में होना चाहिए, फैट लॉस करना जरूरी है, फाइबर हमारे खाने में होना जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट्स आगे बताया, विटामिन ए सी, ये जो सारे रास्ते हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नरक वाला रास्ता जो है, जो सब जा रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो, ये खा लिया, शादी आ गई खा लिया, रात को ये खा लिया, लेट खा लिया, लेट नाइट कर लिया,
फंक्शंस आ गए, वही चालू रहता है। और वहां पर क्या होता है कि हम सबके साथ आगे ही बढ़ते जाते हैं, रिवर्स का सोचते नहीं। तो हमें वापस आना है, रिवर्स में आना है, रिवर्सल इफेक्ट के बारे में सोचना है। हमें हमारे घर पर वापस वापस आना बहुत जरूरी है, राइट। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे ये बताइए। ब्लॉकेज को रोकना है। अगर एक बाल्टी है या टबलर है, उसमें से लीकेज हो रहा है, 10-12 छेद हो चुके हैं, अगर लीकेज को बंद करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा। 12 छेद है तो 12 के 12 बंद करने पड़ेंगे, कि 11 बंद करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो जितने छेद हैं, जितने लूप होल्स हो रहे हैं इसमें, उसको हमें सुधारना जरूरी है। जैसे कि हमें स्मोकिंग बंद करना है, फैट लॉस करना जरूरी है, वहां पर हमें हमारे खाने पीने का ध्यान रखना है, स्ट्रेस तनाव से दूर रहना जरूरी है, हमें रात की नींद अच्छी लेनी जरूरी है, साथ में हमारा कैलोरी मैनेज करना जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर कंट्रोल होना जरूरी है, और फाइबर वगैरह एंटीऑक्सीडेंट वगैरह नरिशमेंट शरीर को देना जरूरी है। हमारे शरीर को, अभी तो एंटीऑक्सीडेंट की बात हुई, फाइबर की बात हुई, हमारे शरीर को कुछ ही न्यूट्रिएंट्स की अभी यहाँ पर बात हुई। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे शरीर को टोटल 45 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो शरीर को बाहर से चाहिए। टोटल 114 न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की जरूरत है। कितने? 114 न्यूट्रिएंट्स जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जरूरी है ना, तो वो हमें करना जरूरी है। और भी कुछ रास्ते अभी लेटेस्ट में आए हैं, लेकिन जो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसे प्रिवेंट करना जरूरी है, राइट। तो सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर कैसे हैं, एक बार के बाद उसे वापस लाने की बजाय वहां पर हमें सॉल्यूशंस दिए जाते हैं इमरजेंसी, और वही तो किया जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में तो हम जाते हैं डॉक्टर्स के वहां, है ना, हमारे यहाँ। तो वहां पर हमें अपने आप अपना ख्याल कैसे रखना है, तो अपने जो भी वो 12 होल्स हैं उसको बंद करने, अपनी लाइफस्टाइल सुधारने। तो हो सकता है अगर आपको तकलीफ हो गई है तो आप वापस आ जाओगे, या तो वहीं अटक जाओगे। और अगर अभी आपको कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का करना अच्छा चल रहा है, तो हम वहां पर आगे नहीं बढ़ेंगे, वहां पर रुक जाएंगे, या तो वापस आएंगे अगर हम हमारी जीवन शैली को इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या था, फिर से एक बार, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, लेस कैलोरी वाला खाना, ऑयल लेस होना, मैदा नहीं जाना, शुगर लेस करना, सॉल्ट लेस जाना, साथ में एक्सरसाइज, स्मोकिंग बंद करना, स्लीप अच्छी लेना, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सारी चीजें जरूरी हैं जो आपको रिवर्सल इफेक्ट, दवाई की और जो जिंदगी जा रही है, तो उसे आप दवाई के बिना की जिंदगी की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं टीआरएम परिवार में जिन्होंने फैंटास्टिक रिजल्ट शायद इसी तरीके से हासिल किए। ये तो मैंने बात की थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली भी जान लेते हैं, है ना। कई सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया परिणाम रिवर्सल इफेक्ट के द्वारा मिले, तो उन लोगों से हम जानना चाहेंगे। अभी तो बाकी डिसीज में तो आपको रिवर्सल इफेक्ट मिला होगा, अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन आज हार्ट का सब्जेक्ट है, तो खास करके कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, अगर आपके परिवार में किसी को था तो हैंड रेस कर सकते हैं, और अभी आपको बेहतर रिजल्ट है, या तो फिर ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, या तो कोई ट्रीटमेंट का, जैसे मैंने अपनी मदर इन लॉ के बारे में शेयर किया, ऐसा अगर आपके परिवार में किसी को है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। एवरीवन, अगर आपके रिलेशन में भी कोई है तो उसके बारे में भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, यहाँ पर हमारे साथ हेमाक्षी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी हेमाक्षी जी बताइए। यस यस हेमाक्षी। यस यस सर, गुड इवनिंग सर। सर आपने जैसा समझा है ना, सेम ऐसा ही मेरी मम्मी के साथ हुआ था आज से 2 साल पहले। उनको डायबिटीज था, और डायबिटीज में उनको अटैक आया ना, वो पता ही नहीं चला। और जब उनको सांस फूलने लगी, एकदम से वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो हम रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने बताया कि उनको अटैक आ चुका है, और वो सडनली आया है। आप अच्छा हुआ कि आप चेकअप के लिए आ गए। और सर उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, और एंजियोप्लास्टी में बताया कि उनको 8 ब्लॉकेज है। और सर 8 में से 2 ब्लॉकेज ऐसे था कि जो 100% थे। और हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि उनको बाईपास करना पड़ेगा, ये पूरा बाईपास का केस है। तो उस वक्त हमने पूरी ट्रीटमेंट चल रही थी, आईसीयू में सब कुछ चल रहा था।
पर मम्मी का रिकवरी रेट जैसे आपने बताया कि वो बहुत ही डेंजर है, तो मम्मी का उसमें रिकवरी रेट 70 to 80% रिस्क था। और डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी हो सकता है। और तब हमारा न्यूट्रिशन की भी सर से बात हुई थी डॉक्टर से, और उन्होंने बताया तो कि आप उनको एज अ ले सकते हो। तो हमने मेडिसिन तो दिया, पर साथ में हमारा पूरा न्यूट्रिशन जो नाइट वर्क है, जो हमारे कोच ने जो सजेस्ट किया ना सर, वैसे ही हमने फॉलो किया। तो जो नाइट वर्क था, बीटा आर्ट था, वो सारा दिया। तो धीरे धीरे उनकी जो ऑक्सीजन था वहाँ, वो सारा निकल गया। विथ इन 4 days सर, जो उन्होंने बोला था कि वो वॉशरूम के लिए भी पूरा बेड पे ही करवाना था, वो थोड़े खड़े हो चुके। देन उसके बाद उनकी जो ट्रीट चल रही थी एज पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो तो चलती थी, पर साथ में हमने वो न्यूट्रिशन का जो फ्यूल दिया और 2 शेक दिया, वो सब किया। तो ऐसा हुआ कि विद इन 1 month वो पूरा हिलने पड़ने लगे। और डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ही अमेजिंग है कि एकदम से उनको इनका रिकवरी आ रहा है। और लास्ट में ऐसा है कि अभी डॉक्टर का फ़ॉलो-अप चल रहा है और एज़ अ न्यूट्रिशन वो हमारा भी ले रहे हैं। तो वो मम्मी अभी ऐसा हुआ कि वो मथुरा भी जाके आए, उनको कश्मीर घूमना था तो वो भी घूम के आए, और उनकी बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो एकदम डेंजर सिचुएशन था। और आज फीलिंग फैंटास्टिक, मैं और मेरे भैया दोनों बहुत खुश हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू यस सर। हेमाक्षी जी। घर में ही ऐसा एग्जाम्पल होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है जीवन शैली को सुधारने के लिए। दीपा जी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। हेलो दीपा जी। यस हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सही में बहुत अमेजिंग इंफॉर्मेशन दी सर आपने, और मुझे पूरा फ्लैशबैक हो रहा था क्योंकि ऐसा नहीं है सर कि जब सेकंड प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई ना, उसके बाद मेरे हार्ट बीट जो थे वो बहुत फ्लक्चुएट हो गए थे, और छोटी एज में 31 की एज में। और फिर मुझे बहुत सांस फूलती थी और हार्ट बीट इतने फ्लक्चुएट होते थे कि मुझे 3 सेकंड के लिए मुझे अंधेरा भी हो जाता था तब तो ऐसा था कि भाई मुझे थायराइड हुआ होगा, क्योंकि गले में किसी ने दबाया हो गला, ऐसा फीलिंग मुझे तब आता था। तो ऐसा ही लगता था कि भाई मुझे कुछ थायराइड वगैरह होगा, बट कुछ वो टेस्ट सब नॉर्मल हो गए थे। बट जब कार्डियो और 2D इको करवाया तब उसमें पता चला, और 2D इको में नहीं आया, कार्डियोग्राम में आया कि मेरे हार्ट बीट बहुत फ्लक्चुएट थे और वो 150 हो जाते थे, नॉर्मल नहीं 150। सो तब मुझे अंधेरा आता था। एंड डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, मुझे अब भी याद है क्योंकि मैंने वो दवाई खाई थी। मेडप्योर करके दवाई थी जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, मैंने चालू भी की थी। एंड दवाई लेती थी तो अच्छा था, बट पता नहीं था, जैसे सर आपने कहा कि खाने पीने की हैबिट्स बहुत ध्यान में होना चाहिए, गाइडेंस नहीं था। और ये कम्युनिटी के साथ जुड़ी प्रॉपर गाइडेंस मिला, क्या खाना चाहिए, अच्छा फ्यूल यानी कि अच्छा न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, वो सब कुछ मैंने चेंज किया। सही में बिलीव मी कि मुझे जोरदार ट्रांसफॉर्मेशन मिला है कि मैं जो दवाई खाती थी मैंने तब बंद कर दी थी। मेरे अंकल ने वजन कम करने के लिए बोला था कि भाई कुछ मत कर, तू वजन कम कर, और बस मैंने वजन कम करना चालू किया। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां पे भी गाइडेंस नहीं था, बस ये कम्युनिटी की वजह से आज मेरा ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। जो डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, बट आज ऐसी कंडीशन है मैं एक भी दवाई नहीं ले रही हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। 39 की एज है मेरी, 40 रनिंग है, बट आज 1 घंटे में हम 19 किलोमीटर साइकिल में और केयूर साथ में चला सकते हैं, इतनी कैपेसिटी डेवलप हुई है। सो अमेजिंग। वंडरफुल दीपा जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और हम जिसकी बात कर रहे थे, मैंने बोला ना पहले थियोरेटिकली हमने समझा, अभी प्रैक्टिकली वो कनेक्ट होगा। काफी सारे लोग आप में से ये स्वीकार करेंगे और कुछ लोग अभी भी आप में से नहीं स्वीकार करेंगे। देखो सिंपल चीज है कि कुछ ही लोग होंगे कि स्वीकार हम अगर स्वीकारेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? सुधारना है ना तो पहले स्वीकारना पड़ेगा और हमारी क्या गलती हो रही, और अगर खुद की गलती हम स्वीकारेंगे तो हम सही जीवन शैली की ओर आगे बढ़ेंगे। लास्ट में अभी इनमें से काफी सारे लोगों से हम बात करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में हम कैसे ये सारा कुछ पा सकते हैं वो मैं 5 मिनट में बताने वाला हूं। तो आपको साथ में रहना है, क्योंकि ऐसा होगा कि फिर वो कहते हैं ना कहावत नहीं है, पूरा हाथी निकल गया पूंछ रह गई, है ना। तो पूरा सब जान लिया, लेकिन मेन बात जो थी, जो आपकी जीवन शैली के संबंधित है, आपको रिवर्सल के संबंधित है, वो आप वहां पर शायद मिस कर दोगे, है ना। सो यहाँ पर मयंक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या परिणाम पाया है। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली में मैंने जब स्टार्ट किया फर्स्ट डे तो मेरी भांजी ने मुझे बोला था कि एक अच्छा खाना है, आप आ जाइए और एक अच्छी सिस्टम है, आप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए तो आपको मजा आएगा।
तो मैंने फर्स्ट डे उनका मान के मैं गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन अच्छा एनर्जी मिला, अच्छा मिला। और मेरा मेन प्रॉब्लम था सर, मुझे ब्लड प्रेशर था, क्योंकि मैं जब 44 का था तब मुझे ब्लड प्रेशर आया था। और उसमें ऐसा था कि 44 एंड में, तो उसमें ऐसा था कि मेरे को एकदम से 158 110 हो गया। तो डॉक्टर सर के पास गया तो डॉक्टर सर ने सीधा ही मेरा कार्डियो निकाला और उन्होंने बोला कि भाई अभी बहुत ज्यादा आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो आपको कुछ नहीं है, दवाई चालू रखनी है। तो ये दवाई कंटिन्यू रखा। उन्होंने बोला 1 वीक रखो। 1 वीक के बाद जब फिर से चेकअप कराने गया तो भी मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल नहीं हो रहा था, 140 110 तो रहता ही था तब भी। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई इसको तो अभी दवाई के बिना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। तो फिर मैंने दवाई कंटिन्यू की। उसी दौरान ये फ्यूल मिला, कम्युनिटी मिली, तो मुझे पता चला कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, कम्युनिटी के साथ जोड़ गया। और जैसे जुड़ा तो मेरा फर्स्ट डे में जो मैं एनर्जी मिली वो कंटिन्यू किया, तो 4 महीने में ऐसा अमेजिंग रिजल्ट मिला कि मुझे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा था एकदम। फिर डॉक्टर सर का कंसल्ट कर उन्होंने 3-4 महीने ऑब्जर्वेशन में रखा और मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल कर दिया और दवाई बंद कर दी। और आज ऐसा है कि मैं 52 की एज में सिंगल टेबलेट नहीं ले रहा हूँ। वाह, और सेम कंडीशन दोनों जगह पे मेरा बेनिफिट ये हो कि मेरी वाइफ को लो ब्लड प्रेशर था, उसको भी इसका बेनिफिट मिला, कम्युनिटी के साथ जोड़ा। टीआरएम सिस्टम नहीं मिला होता तो शायद मुझे नहीं पता था कि अभी मेरा इतना अच्छा हेल्थ होता। तो थैंक्स टू मैं टीआरएम सिस्टम को बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू मयंक जी। मेडिसिन फ्री लाइफ एक बहुत ही अच्छा ऐसा है कि उसका सुनने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि दवाई बिना का जीवन ही तो हमारा अधिकार है और हमें वही तो करना है। और यस, नटवर जी हमारे साथ है, नटवर जी से बात करेंगे। हेलो नटवर जी, आवाज चालू करिए। हाँ जी नटवर जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका हार्ट के संबंधित क्या परिणाम मिला है? સર મને 2021 એટેક આવેલો. हाँ બે નાડી બ્લોક હતી. हाँ સ્ટેન મુકાયો. हाँ ત્યારબાદ મને શ્વાસ ચડવા લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ મેં ન્યુટ્રિશન ચાલુ કર્યું. हाँ એ પહેલા તો બિલકુલ ચાલી પણ નતો શકતો, ઉભો પણ થઈ શકતો નતો પલંગમાંથી. yes, મારી હાલત કમરના બેક પેન ના મણકાના હિસાબે બહુ તકલીફ હતી. जी એટલે એ અરસામાં મને આ ટીઆરએમ ફેમિલીનો સપોર્ટ મળી ગયો. जी તે મને શ્વાસ ચડતો હતો. અમુક ઘણા બધા રિઝલ્ટ મને મળ્યા છે આમાંથી. તો जी શ્વાસ પણ बिल्कुल બંધ થઈ ગયો. राइट। और चलने फिरने में, घूमने फिरने में कैसा है सर आपको? લગભગ મેં અત્યારે તો 3 થી 4 કિલોમીટર તો મોર્નિંગ વોક કરું જ છું. वेरी गुड। आपकी उम्र क्या है सर अभी? 72 साल. टीआरएम परिवार पे में आने से पहले आप कितना चल लेते थे? सर चलने में तो इतना ही चलता ही नहीं था पहला में. चलने में नहीं होता था आपका? नहीं, अभी धीरे धीरे 5-6 किलोमीटर चलता हूँ सुबह में. क्या बात है। सो पहले चल नहीं पाते थे, अभी 3-4-5 किलोमीटर आप चल पा रहे हैं। और अभी बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकल सकता था, पाँव भी नहीं रख सकता बगीचे में. अच्छा, और वो अभी 4 किलोमीटर में हो गया? अभी तीसरा माल चढ़ जाता हूँ. क्या बात है। कितनी 72 साल की उम्र में स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहे। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। नटवर अंकल ने 71 साल में वो रास्ते पर दौड़ना बंद कर दिया, वापस से घर पे आने लगे। समझ रहे हैं वो एग्जाम्पल? हम कब डिसीजन लेते हैं हमारे लिए कि अभी वापस कब जाना है, वरना तो वही दौड़ पूरी दुनिया लगा रही है। उसी रास्ते अगर हम जाएंगे तो फिर सबका हो रहा है, वही हमारा होगा। उससे अच्छा है कि हम बेहतर परिणाम अपने आप को दे, परिवार को भी दे। वेरी गुड नटवर जी, थैंक यू सो मच शेयर किया। थैंक यू सर. तो ये हुआ स्टेंट लगाने के बाद भी ख्याल तो रखना ही है ना, और ख्याल जब रखते हैं तो इफेक्ट अच्छा आता है। सो यहाँ पर भूमि जी हमारे साथ है आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी। प्लीज बताइए, आप भी शेयर करिए। यस सर, थैंक यू सो मच। और अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली। बट मैं बात करूँ तो 5.5 पहले मुझे, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला वजन के संबंधित, स्किन के संबंधित, डाइजेशन और पीरियड्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हमने मेरे मम्मी पापा है उनको हमने ये फ्यूअल और ये टीआरएम कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरे पापा की बात करूं तो आज वो 68 कंप्लीट हो गए उनको, और 25 साल से वो दवाई ले रहे थे ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल की। और ऐसा था ना कि ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये फ्यूअल स्टार्ट किया ना, तो जैसे जैसे गाइडेंस मिला वैसे फॉलो करते गए
उनका फैट लॉस हुआ और पहले 8 महीने में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि उनके बीपी और कोलेस्टेरॉल की रिपोर्ट धीरे करके नॉर्मल आने लगे। और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने ही दवाई बंद करवा दी जो पिछले 25 साल से चल रही थी। और आज इतना एनर्जेटिक है ना सर कि वो डेली 5 किलोमीटर साइकिलिंग करने जाते हैं, 50 દોડા 21 વાસે કૂદી શકે એટલા एनर्जेटिक છે। मेरे मम्मी भी है जिनको फ्रोजन शोल्डर और घुटनों का दर्द था, उनमें भी उनको बेनिफिट मिला। और मेरे सासू माँ है जिनका वो हार्ट कहते हैं ना हार्ट पौड़ू थતું હતું, तो उनको मेरे सासू माँ को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी उनके हार्ट बीट्स नॉर्मल हो गए हैं और उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी बंद हो गई है और डॉक्टर ने ही बंद करवा दी है। और हमारा पूरा परिवार आज मेडिसिन फ्री लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं। वंडरफुल थैंक्स वंडरफुल, कहूंगी ये हमारी कम्युनिटी को सर। थैंक यू भूमि जी। सो यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूट्रिशन जब अच्छे जाते हैं तो लाइफस्टाइल बेहतर होती है और करने का मन होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन बेहतर जाते हैं, नींद अच्छी आती है, तो वहाँ स्ट्रेस कम होता है, गुस्सा कम आता है, होता है ना ऐसा। कई सारे लोग एग्री करेंगे, यहाँ पर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, फ्रेशनेस रहती है पूरे दिन में, स्किन अच्छी होती है। लेकिन साथ साथ में ब्लॉकेज में कैसे मदद करता है वो तो हमने पूरा सुना, अच्छे से खाना खाते हैं तो, या अच्छा खाना खाते हैं तो। लेकिन साथ में क्या होता है पता है, हार्ट होता है ना जो मसल्स से बना होता है ना, जो सिर्फ हार्ट के मसल्स को वो मजबूत बनाता है। जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं ना हार्ट के मसल को, तो हार्ट मजबूत होता है। हमारे हर एक ऑर्गन मजबूत होते हैं, लेकिन हार्ट का सब्जेक्ट है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो मजबूत होता है तो वो पंपिंग अच्छे से कर पाएगा, तो ब्लॉकेज तो कम होगी, पंपिंग भी अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली हमें एक्सरसाइज करने में और मजा आएगा। हमने देखा सारे लोगों ने क्या शेयर किया, उसके बाद वो एक्सरसाइज अभी करने लगे हैं, साइकिलिंग करने लगे हैं, स्कीपिंग करने लगे हैं, तो उसका कारण ये होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे बीच में पूनम जी भी है, उनसे जानेंगे। हेलो पूनम जी। जी पूनम जी, अपनी आवाज आवाज चालू करनी पड़ेगी आपको। जी परफेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। बिफोर 8 मंथ्स में इस कम्युनिटी से जुड़ी थी सर। उस टाइम जी। पे मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थी, 94 kg मेरा वेट था उस टाइम पे। और हाई ब्लड प्रेशर रहता था सर मुझे, 180 और 110 रहता था। ये लास्ट ईयर मार्च अप्रैल की ही बात है। डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि ये 3rd स्टेज का ब्लड प्रेशर रेट है, अगर इससे बढ़ता है तो एडमिट भी करना पड़ सकता है। और मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाती थी सर। मुझे 5 स्टेप भी चल लूँ तो मुझे हार्ट पेन होने लगता था और सांसें फूलने लगती थी। इस अमेजिंग कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में, फ्यूल स्टार्ट करने के बाद में, विद इन 2 मंथ्स सर मेरा बीपी नॉर्मल रेंज में आ गया था। और अपना नाइट वर्क लेने के बाद में मुझे सांस फूलना और ये प्रॉब्लम में बिल्कुल ही मैं उससे फ्री हो गई हूँ। अब मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी था सर। और फिर बीपी लो रहने लगा था, डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरा डोज लो कर दिया था बीपी का। और उसको 4 मंथ्स हो गए सर। और बिफोर 2 मंथ्स अंडर ऑब्जर्वेशन मुझे 15 डेज रखने के बाद में अभी मैं बिल्कुल भी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ सर। मेरा बीपी का टेबलेट बिल्कुल ही बंद हो गया है। यानी कि डॉक्टर ने आपकी दवाई बंद करवाई जिन्होंने चालू जी सर। करवाई थी, राइट। वंडरफुल पूनम जी, यानी कि आपके हार्ट पर जो बोझ पड़ रहा था, जीवन शैली खराब करके हमने बोझ लगाया था ना, वो बोझ अभी दूर हो गया। कैसे किया? जीवन शैली बेहतर बनाई। और जीवन शैली बेहतर करने में 80% हमारा खाना और 20% में बाकी स्ट्रेस, तनाव, पानी, रात की नींद, फिजिकल एक्टिविटी, वो सारा 20% में आएगा, है ना। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन अगर खाना सही नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सरसाइज के दौरान भी आपने देखा ना, हार्ट अटैक कई सारे लोगों को अभी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सरसाइज जब करते हैं, हार्ट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोरोना मेडिसिन एंड ऑल जो भी वो वहां पर हुआ, हार्ट ऑलरेडी वीक हो गया है, तो उसको ज्यादा काम करवाएंगे तो वहां पर बंद हो सकता है। तो वहां पर हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत भी न्यूट्रिएंट्स, नरिशमेंट के द्वारा वो हो सकता है। सारे ऑर्गन्स मजबूत हो सकते हैं जो अपना काम और ठीक से कर सकते हैं। यहाँ पर फैंटास्टिक एग्जांपल हमने देखे, और भी कई सारे हैं। रेखा जी हैं, सरोज जी हैं, सीमा जी हैं। आपको रिक्वेस्ट है कि क्या आप चैट बॉक्स में अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। और लास्ट की 5 मिनट्स में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कैसे ये संभव हो सकता है।
हमारे हम सबके साथ हो रहा है, आपके साथ कैसे हो सकता है? तो सिंपल चीज है, वॉश बेसिन वाला एग्जांपल याद करिएगा। नली में फैट जमा हो गई है, यानी कि कचरा जमा हो गया है, उसको साफ करना होगा। नली बदलवाने का बाद में सोचेंगे जरूरत पड़े तो, लेकिन जरूरत होगी क्यों जब हम कचरा साफ करते हैं। कचरा कैसे साफ होगा उसके लिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 12 होल्स हुए हैं, अगर 12 के 12 होल्स को भरना जरूरी है ना। और वो सारे होल्स कौन से हैं? जैसे कि कैलोरी वाला होल है, शुगर वाला होल है, सॉल्टी खाने का होल है, ऑयली खाने का होल है ना। और साथ साथ में हमें स्ट्रेस वाला होल है ना, स्लीप वाला होल है, वो सारे भरने पड़ेंगे। फैट लॉस वाला होल है, फाइबर वाला होल है, एंटीऑक्सीडेंट वाला होल है, सारे होल भरने पड़ेंगे। और वो सारे होल कैसे भरेंगे? टीआरएम कम्युनिटी उसी का ख्याल रखती है। यहाँ पर वो होल्स बंद करने में मदद की जाती है, यानी कि वो लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने में मदद की जाती है। नॉलेज, गाइडेंस वो सब मिलता है, लेकिन साथ साथ में अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाते हैं, और वो अच्छा न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को स्वस्थ करने में मदद करते हैं। और वो क्या करते हैं? खाने की जगह, हम सब ब्रेकफास्ट की जगह जब हम लेते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, हमारे शरीर तक नरिशमेंट पहुंच जाती है, और हमारे शरीर स्वस्थता की ओर आगे बढ़ता है। और जब हम खाना सुधारते हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, तो डेफिनेटली नींद अच्छी होती है, स्ट्रेस कम होता है अच्छी कम्युनिटी की वजह से, और साथ साथ में फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जैसे आगे बताया, कोलेस्टेरॉल कम होता है, ब्लड प्रेशर के हमने एग्जांपल सुने, राइट। तो ये सारा कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स और टीआरएम परिवार के साथ, है ना। सो हाँ, एक स्मोकिंग वगैरह ऐसी चीज है जो हमें खुद कंट्रोल करनी चाहिए अगर हम कर रहे हैं तो, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा करना है तो। सो यहाँ पर गाइडेंस, नॉलेज और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ हम ये परिणाम हासिल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो पिछले 9 साल से टीआरएम परिवार के साथ हूं, और मैंने पर्सनली अपने घर बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट पाए। मेरे फादर को भी कोलेस्ट्रॉल हुआ करता था, लेकिन आज वो मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और मेरे मदर इन लॉ, जैसे मैंने आगे भी रिजल्ट शेयर किया आपसे, तो 20% हार्ट चल रहा था, 50% आप अभी चल रहा है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये कोई दवाई नहीं है, दवाई का ऑप्शन नहीं है। जब दवाई की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी आएगी, तो दवाई ही काम करेगी, ऑपरेशन ही करवाने पड़ेंगे। लेकिन ये एक अच्छा खाना है, एक अच्छी जीवन शैली को डेवलप करते हैं हम, और वो हमारे हाथ में। हम शरीर की मदद कर सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने में, हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसी दौड़ लगा रहे हैं जहां पर वो खुद अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं। वो क्या करते हैं? दवाई की जरूरत पड़ती है, टाइम पे दवाई लेते हैं, ऑपरेशन का बोला जाता है, ऑपरेशन करवाते हैं, वही वो खुद की जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे शरीर को वापस, हमारी हैबिट्स को वापस लाना है, रिवर्सल इफेक्ट, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाना है ना, हमारे शरीर का ख्याल रखना है, हमें सही हैबिट्स हमारी डेवलप करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हमें पता ही नहीं होता वो कैसे करते हैं, और वो सलाह सूचन टीआरएम परिवार में मिलता है। फिर हम पर डिपेंड है पर्सन टू पर्सन कि कौन अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। जो नहीं रखना चाहेगा उसको गाइडेंस के बाद भी नहीं रखना है, लेकिन जो रखना चाहते हैं उनके लिए टीआरएम परिवार इंतजार कर रहा है। वेलकम टू टीआरएम फैमिली। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिन्होंने भी लिंक भेजी है उनसे बात करिए, और उनको पता है आपके वेलनेस कोच कौन रहेंगे। यहाँ पर पर्सनल वेलनेस कोच और सुपर कोच होते हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। साथ में एक ऐसे ऑनलाइन सेशंस डेली होते हैं। पिछले कोरोना के बाद लगभग देखा जाए तो 4 साल से लगातार ऑनलाइन सेशंस के द्वारा कई सारे लोगों को गाइड किया जा रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो 1000-1500 से ज्यादा लोग टीआरएम परिवार के साथ स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं, और अच्छे गाइडेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा, और अब से आप अपने परिवार का इसी तरीके से थोड़ा बहुत ख्याल रखा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।